बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक जो है वीडियो का वो बहुत प्रिसाइज़ है। हम लोग फोकस करेंगे पास पेपर क्वेश्चंस के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर की बीएससी इंग्लिश से रेलेवेंट। हम लोग 5 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। हमारा फोकस जो होगा वो उन क्वेश्चंस के ऊपर होगा जो कुछ सालों में, पिछले चंद सालों के अंदर वेरियस पेपर्स जो होते रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनके अंदर पूछे जाते रहे हैं, पर्टिकुलरली इन 5 चैप्टर्स से। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर आपने पढ़ा है द डैम ह्यूमन रेस बाय मार्क ट्वेन, यानी मलून नस्ल इंसानी, जिसमें मार्क ट्वेन ने कंपेयर किया है इंसानों को बाकी जानवरों से, और उसने एक बहुत ही मुख्तलिफ और अछूता जो है अंदाज़ अपनाया है, और एक नया जो है ना प्रिसीजन के साथ, वो एक नई प्रिसीजन के साथ एक नया डिसीजिव अपना आर्ग्यूमेंट लेकर आए हैं। ठीक है, और किस तरीके से उन्होंने डिस्कस किया विद एग्जांपल्स, ये आप लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अगर नहीं देख चुके तो आप मेरी वीडियोस इस चैप्टर से रेलेवेंट जो मैंने अपलोड की हुई है मेरे चैनल पे, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो चलें हम क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन जो है जो अक्सर पूछा जाता है पेपर में, वाई हैज़ मार्क ट्वेन कंपेयर ह्यूमन बींग्स विद सम ऑफ द एनिमल्स। क्यों मार्क ट्वेन ने इंसानों को कुछ जानदारों से जो है ना कंपेयर किया है। ठीक है, कंपेयर ही क्यों किया है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, क्यों कंपेयर किया है, तो उसकी रीज़न जो है ना वो आपको मार्क ट्वेन ने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छी प्रोवाइड की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, व्हाट specific traits of character make man the lowest animal in Mark Twain's view। कि ऐसे कौन से वो ट्रेड्स हैं, वो खूबियाँ हैं या वो खामियाँ जिसको आप कह सकते हो, स्पेसिफिकली उसको बताएं, उनको इंडिकेट करें जिसके लिहाज से मार्क ट्वेन ने कहा है कि इंसान जो है लोअर ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, दैट इज़ व्हाई आर ह्यूमंस बीइंग कॉल्ड द डैम ह्यूमन रेस बाय मार्क ट्वेन। इस चैप्टर का नाम जो है, जिसे आपको नज़र आ रहा है, द डैम ह्यूमन रेस, तो मार्क ट्वेन ने क्यों जो है ना इंसान को कहा है कि वो डैम ह्यूमन रेस है, वाई। ठीक है, अब आप देख लें, पहले क्वेश्चन में भी वाई है, थर्ड क्वेश्चन में भी वाई है, और इन दोनों वाई का जवाब जो है ना सेकेंड क्वेश्चन में है। वही स्पेसिफिक ट्रेट्स जो हैं वही वजह है। ठीक है, तो वन वे और द अदर, कान को इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें, आंसर सेम होगा। ठीक है, अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से स्टडी किया है एग्जांपल्स के साथ, ठीक है, और उसको बार बार रिवाइज किया, रट्टा नहीं मारना आपने, ये चीज़ समझ लीजिए। अब आप जिस क्लास के अंदर हो, अब आपने समझ के लिखना है, और जितना चीज़ों को आप ग्रास्प कर सकेंगे, समझ सकेंगे, उतना ही अच्छा आप उसको डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, और यही चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट, आपकी ऐसे राइटिंग में भी आपको काम आने वाली है। आपका वोकैबुलरी बैंक बढ़ेगा, आपका सोचने के अंदाज के अंदर एक नई वुसअत, एक नई जिद्दत आएगी। ठीक है, अब आपने एक कुएं का मेंढक नहीं बनना, उसे बाहर निकलना है और बाहर की दुनिया को देखना है, एक्सप्लोर करना है। डिफरेंट आपके पास ऑथर्स के जो चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं उनके स्टाइल को समझना है। ठीक है, और अपना एक स्टाइल डेवलप करना है लिखने का। ठीक है, क्योंकि अब आप देख लें कि इस क्लास के बाद मोस्टली सीएसएस के एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं, तो सीएसएस में आप जब एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो फिर आप लोग मुल्क की भाग दौड़ में को संभालने के काबिल हो जाते हो। तो आपका जब तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना स्टांस नहीं होगा, ठीक है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो फिर आप कैसे चीज़ों को आगे लेके चल सकेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करनी है। ठीक है, मैनेजरियल क्वालिटीज़ तो होती ही हैं एक अच्छे लीडर में, लेकिन सिर्फ मैनेजर नहीं बनना है आपने। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आपने जहन नशीन करना है, और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ठीक है, अगर, क्योंकि देखिए इंसान जो है वो आपके पास कॉम्बिनेशन है रूह और जिस्म का। ठीक है, आपके पास बॉडीली जो आपके पास एग्जिस्टेंस है वो, और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस, दोनों का एक परफेक्ट और एक बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। तो हमारी हर बात के अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन झलकना चाहिए। ठीक है, आपकी आम जो डेली रूटीन की लाइफ होती है उसके अंदर आपकी इंटेलेक्ट का भी बहुत अच्छा हाथ होना चाहिए, ना कि आप सिर्फ रट्टा मार के डिग्री लेकर, एक पीस लेके और पास होके नंबर लेके, और सिंपल इस बात पे फोकस करें कि कौन कौन से जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम जिसे कहते हैं कि सिर्फ टू द पॉइंट शॉर्ट सी तैयारी कर लें। ठीक है, गैसेस लगा लें, और कोई हमें बस इंपॉर्टेंट चीज़ और एक हलवा बनाया दे दे और उसे हम खा लें और बस हमारी डिग्री क्लियर हो जाए। दैट इज़ नॉट द नॉलेज। ठीक है, तो आप लोगों को नॉलेज गेन करनी है, नो मैटर हम किस भी सिस्टम के अंदर हैं या कोई सा भी एग्जामिनेशन हो। कान को एग्जामिनेशन डिफरेंट तरीके से पकड़ने का नाम है ना। ठीक है, अगर आपने इसकी एसेंस को ग्रास्प किया है, उसको अच्छे तरीके से याद करना इन अ सेंस, यानी कि अगर जब आपने चीज़ समझ ली ना, तो फिर आपको माइंड के अंदर उसको उतारने में बहुत आसानी हो जाती है। एनीवेज, यही तो एक और लंबी बहस है जिसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और उसके बाद मैं आपको ओवरऑल इसके मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
जो अक्सर पूछते हैं, दैट इज़ द डैम ह्यूमन रेस वाज रिटन इन अर्ली 1900s, इट इज़ ट्रू टुडे और नॉट, ठीक है, कि ये 1900 कुछ में, मतलब 1900 के अवाइल के अंदर लिखा गया, 1900 के अवाइल के अंदर लिखा गया, शुरू में लिखा गया। तो उस ज़माने से लेके अब तक देखिए 100 साल का अर्सा तो गुजर चुका है, ठीक है, एक 100 साल पुराना आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, बल्कि 20 साल ऊपर भी गुजर चुके हैं, 120 साल, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि उस टाइम पे तो मार्क ट्वेन ने ये कहा था, तो अब इतने एक सदी से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है, तो क्या अभी कुछ तब्दीली आई है हमारी सोसाइटी के अंदर? अगर आई है तो वो अच्छी है कि बुरी है, ठीक है। तो एक चीज़ ज़रूर याद रखें बेटे कि ये जो आप लोगों की प्रोज के जो क्वेश्चंस हैं ना, ये आप देखें जिस भी तरीके से पूछे गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की कोशिश की जाती है। और यही चीज़ बीएससी के पेपर में आपको ऐसे राइटिंग में भी मिलती है। 15 मार्क्स का आपका ऐसे राइटिंग का भी क्वेश्चन है। यहाँ पे अब आपसे एक जो क्वेश्चन प्रोज के पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होते हैं ना, 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं प्रोज में से। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, एक 15 नंबर का। तो क्या मुराद है इससे? 25 नंबर का एक सवाल, 25 नंबर का दूसरा। 50-50% चॉइस है, 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चंस में से आपने 2 सॉल्व करने हैं, 25-25 नंबर के। 50 नंबर का आपका प्रोज का पोर्शन हो गया। तो इसमें से क्या पूछा गया, इसमें आपको फ़ायदा क्या है? ये भी ऐसे राइटिंग ही, आर्टिकल्स ही लिखने हैं आपने इसके अंदर भी, लेकिन इससे फ़र्क क्या है, इसमें आपको टॉपिक दे दिया गया और आपको टाइम भी दे दिया गया पूरे साल का कि आप पढ़ो इस चैप्टर को, इन तमाम चैप्टर्स को पढ़ें और डिफरेंट एंगल से आप सोचें और आप लिखने की कोशिश करें, ठीक है। आप ज़रूर की बुक्स की हेल्प लें, आप टीचर्स की हेल्प लें, गाइडलाइंस लें, ठीक है, बट आप स्टिक मत कर जाइए, प्रिसाइज मत हो जाइए उस चीज़। याद रखें मेहनत जो है ना वो आप ज़रूर करें और नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए। और कभी मेहनत से दिल ना चुराया करें कि बस कोई शॉर्ट टर्म हमें इलाज मिल जाए, कोई हलवा बना बनाया मिल जाए और हम पास कर जाएं बस इंग्लिश, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये अपने माइंड में ज़रूर रखें, ठीक है। और यही टाइम है सीखने का। बाद में जो प्रैक्टिकल लाइफ में चाहे आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि काश हमें किसी ने बताया होता और हमने बहुत अच्छे से सीख लिया होता। एनीवेज, तो मेन जो पॉइंट्स थे आपने देखा था कि मार्क ट्वेन ने क्या कहा था हमें, ठीक है। मार्क ट्वेन ने साइंटिफिक वे के अंदर, सबसे पहला जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए कि साइंटिफिक वे के अंदर मार्क ट्वेन ने डिस्क्राइब किया था इस चैप्टर को, दलीलें दी थी उसने, कोई हैंकी पैंकी नहीं की थी, कोई आएँ बाएँ शाये नहीं की थी, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट ज़रूर डिस्कस करना, ये वैलिड पॉइंट है, ठीक है। ही हैज़ डिस्कस ऑल द एग्जाम्पल्स इन अ साइंटिफिक वे, ठीक है ना, साइंटिफिक मैनर। और उसके बाद फिर उसने वेरियस क्वालिटीज़ को सिलेक्ट किया था ना। देखिए ये जो मैंने आपको बताया शुरू के जो क्वेश्चंस हैं, इन सब के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। और देखिए वन वे होता था, जो लास्ट क्वेश्चन आपको बताया है मैंने 1900 के अवाल में जब ये लिखा गया, तो आज भी ये सच है कि नहीं, ये भी वन वे और द अदर इन्हीं क्वेश्चन से रेलिवेंट है, ठीक है। तो एक किस्म की आपकी समरी जो है ना, वो आपका आर्ट क्या है, आपने याद सब चैप्टर्स की समरी करनी है, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप सब चैप्टर्स की समरी को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और उसके बाद जो क्वेश्चन हो उसको गौर से पढ़ें। और आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए लिखने की, आपके पास इतना वोकैबुलरी होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी इतनी ग्रिप होनी चाहिए इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर कि आप बहुत अच्छे से उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लें। सिंपल सी बात ही है, आपको सांचा दिया जाता है सवालों में, इस सांचे के अकॉर्डिंगली स्टोरी को फिट करके दिखाएं। जिसने बहुत अच्छे से फिट कर लिया उसके मार्क्स बहुत अच्छे से आ जाने हैं, ठीक है। तो ये बात। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि हमेशा पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखा करें, ठीक है। हेडिंग्स नहीं आप लोगों ने डालनी, पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखना शुरू करें, ठीक है। कभी भी हेडिंग इस्तेमाल मत कीजिएगा। फिर आपने डिफरेंट एग्जांपल जैसे मैंने बताई थी, क्रूरलिटी को डिस्कस किया था, वो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने ज़रूर एक्सप्लेन कर देनी है। फिर सेक्सुअल बीस्ट के तौर पर डिस्कस किया गया था, मैन की करप्शन बताई गई थी, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी आपने 1-2 ज़रूर अच्छी चीज़ें मार्क कर लेनी है उसको। और कोशिश किया करें जो चीज़ें आप एक्सप्लेन करें वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसको हाईलाइट भी ज़रूर किया करें, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। इसके बाद फिर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है रिलीजन जो है और जो वॉर है, ठीक है, ये 2 चीज़ें इवेंट्स ऐसे हैं, ये फ्यूचर में भी होंगे और ये पास्ट में भी थे और प्रेजेंट में भी वन वे और द अदर चल ही रहे हैं, ठीक है। उसकी फॉर्म अलबत्ता चेंज हो जाती है। एनीवेज, फिर उसके अलावा वेरियस जो एग्जांपल्स आपको दिखाई गई थी, ब्लशिंग और बाकी, तो ये आपके पिन पॉइंट्स, हाथ को उंगलियों पे होनी चाहिए ये चीज़ें,
इंसान स्टोर करता है चीज़ें, बाकी लोग स्टोर नहीं करते, लालच, ये सारी चीज़ें आपने विद एग्जांपल्स एक एक दो दो पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करके बतानी है। अच्छा, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि फिर आप कहेंगे कि मैम तो बार बार वही चीज़ रिपीट कर रही होती हैं और बार बार कह रही होती हैं चैप्टर को करे। भाई हमें तो कोई शॉर्ट सा फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि आप लोगों की एज भी ऐसी है, इसमें हमेशा हमें जल्दी होती है, और ये भी दौर भी ऐसा है कुछ इंटरनेट और उन चीज़ों का कि हमें हर काम में जल्दी की चुटकी बजाते ही हो जाए, मेहनत कम हो, ठीक है, और रिजल्ट उसका बहुत अच्छा होता है। इसके लिए स्मार्ट वर्क करना चाहिए ना, है ना। हार्ड वर्क से अब दिल चुराने का टाइम है, तो स्मार्ट वर्क इज़ द की। तो स्मार्ट वर्क ये है बेटे कि अभी आपको पता है कोविड-19 के हालात चल रहे हैं, ठीक है, और हम नहीं कह सकते अल्लाह रहम करे खैर करे कि कब तक ये चलेंगे। और अभी आप देख लें जो आपके सीनियर्स हैं उन लोगों ने क्या करना है, उन लोगों को अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम का ऑप्शन है तो उन लोगों को MCQs करने हैं, जबकि आपने पूरे प्रीवियस ईयर्स में MCQs नहीं किया, आपने बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई बता दे 8-10 उसके रट्टे मार लें हम, ठीक है, और वो पेपर में हम अटैम्प्ट करें। दैट इज़ नॉट अ लर्निंग, ठीक है, ये लर्निंग नहीं है। अगर आप मान लिया आपकी लक बहुत अच्छी, बहुत अच्छा पेपर हो गया, बड़े अच्छे नंबर आ गए, लेकिन कल का कोई आपको कुछ लिखने को कहेगा या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने का कोई आपको कहेगा, तो आप वहाँ पे चुप हो जाएंगे, आपकी जिप लग जाएगी होंठों को, ठीक है। तो फ़ायदा कुछ नहीं है ना फिर उस डिग्री का, फिर बेइज्जती हो जानी है। फ़ायदा क्या है, नकल मार के चीटिंग करके किया या तुक्के से लग गई नंबर आ गए, ठीक है। दैट इज़ नॉट अ रियल सक्सेस, दैट इज़ नॉट अ रियल लर्निंग। तो अपने अंदर एक तो रियल लर्नर को बेदार लाजमी आप लोगों ने करना। एनीवेज, तो मेरा जो कहने का मकसद था वो ये था कि चैप्टर को बहुत कीनली ऑब्जर्व किया करें, बहुत डिटेल के अंदर। जैसे मैं आपको मुझे पता है मैं बहुत स्लो जाती हूँ अक्सर, ठीक है, बहुत डिटेल के अंदर आपको डिस्कस करके बता रही होती हूँ, उसको समझा रही होती हूँ कि एक लाइन, क्योंकि वन वे और द अदर, एक तो आपके मीनिंग्स कवर होते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है, उसके साथ अब आप समझ के पढ़ोगे। दूसरी चीज़, आपके MCQs बहुत अच्छे से कवर होने वाले हैं उसके अंदर। और तीसरी चीज़, जब बहुत अच्छे से समझ आएगा, दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, तो वन वे और द अदर जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगोगे ना, तो वो चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएंगी। एनीवेज, तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें स्पेसिफिक ट्रेड्स के ऊपर हमने फोकस करना है, वही हमारे वाई का आंसर है विद एग्जांपल्स। तो डैम ह्यूमन रेस को जब भी आप तैयार करोगे, आपने शुरू में थोड़ा सा एम्फेसाइज करना है राइटर ने कैसे बयान किया, डार्विन की थ्योरी के साथ क्यों उसने अलग किया उसको, अपनी थ्योरी को, और दूसरी बात यह है कि उसने साइंटिफिकली करने के बाद एग्जाम्पल्स, एविडेंस कौन सी दिए, वही इस वाई वट का जवाब है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना ये जो पिछली सदी हमारी गुजरी है और ये जो भी जारी है, इसके अंदर जो कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं वो आपने ज़रूर डिस्कस करने हैं इसके अंदर, उसको आपने रिलेट करना है, ठीक है। इससे आपकी एक तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा जो आपका रीडर है उसके ऊपर, पेपर चेकर के ऊपर, कि आप बहुत अप टू डेटेड हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आएगा और पेपर भी बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। एनीवेज, नेक्स्ट जी, आगे हमारा जो चैप्टर था दैट वाज द लास्ट लेसन। एंड लास्ट लेसन जो है इसमें से कुछ इतना ज़्यादा जो है वो मैंने नहीं देखा कि पास्ट पेपर्स में इसको इतना प्रेफर किया गया हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दैट इज़ व्हाट लेसन अबाउट द लाइफ डज द लास्ट लेसन टीच। या फिर एक और क्वेश्चन जो आया था, दैट इज़ द लास्ट लेसन इज़ अ स्टोरी ऑफ नेशनल प्राइड, ठीक है। तो लास्ट लेसन में से हमें जो असबाक मिले हैं उसमें पता था आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, जो है अभी है और उसको आपने ज़रूर करना है। और ये चीज़ है कि अभी इस हालात में, कोविड-19 के सिनारियो के हालात में भी आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है कि आपके पास जो है जैसा है अभी है, इसको करना है, ठीक है, इसको वेस्ट नहीं करना है। सेकेंड वन, कि आपने दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, आपने तमाम चीज़ों को समझना है लॉजिकली, अपनी भी गलतियों को देखना है और गलतियों को देखने के बाद उसको सुधारना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमें मिला। और तीसरी चीज़ क्या मिली है, जो सबसे प्राइम आपके पास है, जो अगले, मैं कहती हूँ कि ये जो लास्ट लेसन इज़ अ स्टोरी ऑफ नेशनल प्राइड, जो अगला क्वेश्चन है इसका भी वो मेन थीम और आंसर है कि आपके पास जो आपकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो रीढ़ की हड्डी है, वो बुनियाद है, वो बेस है आपके कल्चर की, आपकी डेवलपमेंट की, और उसी की बुनियाद पर आपकी इमारत खड़ी होनी है एक नेशन की, ठीक है, और वही आपका फ़ख्र भी है। तो उससे आपने कोताही नहीं बरतनी, ठीक है, और वही चीज़ आपको यूनाइट करती है। तो इस तरह के बहुत सारे लेसन्स आपको इस चैप्टर के अंदर मिले थे। और इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के अंदर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं जो मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट, कि जिसके अंदर आपके पास जो इनके टीचर थे उनकी जो है ना स्पेसिफिक ट्रेड्स पूछे गए थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, कैरेक्टर्स के स्केच बता दें मॉन्स्टर हैमर का, ठीक है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी मेरी नज़रों से गुजरा था, दैट वाज अबाउट द स्केच और सिनारियो इन द स्टार्ट ऑफ दैट चैप्टर, कि ऑथर ने कैसे, वो जो मैंने आपको बताया था उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया था, वो स्कूल जब लेट हो रहा था, फिर उसने क्लास में क्या ऑब्जर्व किया, वो सारा जो एक सीन और माहौल क्रिएट हुआ था उसके बारे में पूछा था,
ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो आपने बेसिक चीज़ तैयार करनी है ना, दैट इज़ इसके लेसन्स, लास्ट लेसन के लेसन्स, जी बिल्कुल, और कि क्या क्या आपको सीखने को मिला है इसके अंदर से। और उसी में अगर आप देखें ना, वन वे और द अदर बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स भी कवर हो रहे हैं, और नेशनल प्राइड, ठीक है। और एक और क्वेश्चन भी बार बार आने की मतलब था, जो बहुत प्रीवियस पेपर्स थे ना, उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। 2010 से जो पहले वाले पेपर्स के क्वेश्चन थे वो मैंने इंक्लूड नहीं किए। उसमें पूछा गया था उर्दू को, जो है ना, आप इस चैप्टर से आप रिलेट कर सकते हैं अपनी उर्दू नेशनल लैंग्वेज के साथ जो हमारा बिहेवियर है। ओके जी, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज अबाउट द ब्रोमाइड्स एंड द सल्फाइड्स। अच्छा, इसमें जो पहला क्वेश्चन था, हाउ डज बर्जेस डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द ब्रोमाइड्स एंड द सल्फाइड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द सल्फाइड्स। अगर आप देखें ना तो यहाँ पे क्वेश्चन यूँ भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द ब्रोमाइड्स। वन वे और द अदर, ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेबल है। देखें, जब दोनों को आप डिस्क्राइब करोगे डिफरेंसेस, तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, इट्स ऑब्वियस, ठीक है, जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं बेसिकली, डिफ्रेंशिएट जब आप करोगे, और वही अगर आप अलग अलग लिख दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपने एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट माइंड में रखनी है कि जब आपने ब्रोमाइड्स और सल्फाइड्स याद किए थे, खासकर सल्फाइड्स और ब्रोमाइड्स में, जब ऑथर्स का और डिफरेंट उसने क्या कहते हैं, किरदारों का जिक्र किया था, मुख्तलिफ नावल्स के, मुख्तलिफ शेक्सपियर के किरदारों का, हैमलेट का, और उस तरीके से डिफरेंट, वो भी आप लोगों ने, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो पर्सनैलिटीज़ का जिक्र किया था, ठीक है, रूजवेल्ट, इस तरीके से, उन सब का जिक्र आपने ज़रूर करना है, वो आपने हाईलाइट करके लिखनी है पेपर के दौरान, ठीक है। एक तो क्या होता है कि जब एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा होता है ना बेटे, तो उसको घिच में चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, पैराग्राफ वाइज उसको करें, नीट होना चाहिए। सेकंड वन, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज़, वाक़यात को जब आप जिक्र कर रहे हो, उसको मार्कर से हाईलाइट करके लिखा करें हमेशा, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, ठीक है। आपकी मार्किंग के अंदर उसका कोई नंबर नहीं है, बट जब आपका एग्जामिनर बहुत अच्छे से देखेगा ना, उसको नज़र से वो भले लगेगी चीज़, तो इट्स ऑब्वियस जहाँ पे उसने आपको 5 नंबर देने, वो आपको 7 नंबर देके ही जाने वाला है, ठीक है। तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है ना, वो मैटर करती है बहुत ज़्यादा, लेकिन अंदर भी होना चाहिए कुछ उसके अंदर, यानी कि आपको लिखने का सलीका भी उसी ढंग से आना चाहिए। एनीवेज जी, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ हाउ टू लिव टू बी 200। इस चैप्टर में से काफ़ी कुछ आया हुआ है, ठीक है, काफ़ी दफ़ा आया हुआ है और काफ़ी कुछ आया हुआ है। अब जो पहला क्वेश्चन था, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर जिगिंस। मिस्टर जिगिंस का जो कैरेक्टर था वो आपको पता है हेल्थ मेनिएक का था, और वो जो काम करता था वो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें, क्योंकि वो किसी भी हेल्थ मेनियक के वो सारे ट्रेड्स हैं। और आप ये देख सकते हो, वाई हैज़ द राइटर कंडेम्ड द एटीट्यूड ऑफ पीपल लाइक मिस्टर जिगिंस। तो ये वाई वाला जो पोर्शन है ना, ये सेकंड वाले में वो साथ साथ उसको रिलेट करके आंसर करेगा, जो सेकंड पोर्शन आपने चैप्टर का पढ़ा था। इसके अलावा व्हाट आर स्टीफन लीकॉक सजेशंस अबाउट लिविंग टू बी 200, यानी कि 200 साल जिंदा रहने के लिए उसने क्या सजेशंस दी थी कि आपको टाइम की इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए, 10-15 मिनट पहले पहुंच जाएं, ठीक है, और सांस लेके वो पेपर, सारी एग्जांपल्स, ठीक है, वो सारी एग्जांपल्स आपकी फिंगर टिप्स में। तो इस चैप्टर को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टार्ट में जो पार्ट है उसमें मिस्टर जिगिंस या मिस्टर जिगिंस जैसे दूसरे जो लोग हैं हेल्थ मेनियक्स, उनकी आदत का जिक्र है, और इसके बाद स्टीफन लीकॉक की अपनी सजेशंस का जिक्र है, ठीक है। तो ये 2 पोर्शंस अगर आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है, किसी भी तरह का, ठीक है, तो आप वो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, तो ओपन विंडो के अंदर से बहुत क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिसे कि आप देख सकते हैं। द ओपन विंडो इज द स्टोरी ऑफ फुल ऑफ सस्पेंस एंड आयरनी इलेबोरेट। अब इसमें पूरी समरी है, ठीक है, पूरी समरी है, और आपने एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। वो आपको मैंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के दौरान भी डिफरेंट पैराग्राफ्स के बाद में रुक के बता रही थी ना आपको कि किस तरीके से आप इसको देख रहे हो, कैसे आपने इसको करना है। तो बिल्कुल सेम लाइक दैट आपने एग्जांपल्स डिस्कस करनी है जिसमें सस्पेंस आयरनी हो, और उसके बाद फिर आपने उसको एलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है कि कैसे राइटर का ये पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। एक लाइन में जो लाइंस मैंने आपको हाईलाइट करवाई थी ना, कि ये लाइन देखें, इसमें ये चीज़ निकल के आ रही है, आयरनी है, देखें इस लाइन में सस्पेंस है, इस लाइन में, तो वो उस तरीके से वो लाइंस आप बेशक अगर आपको एज इट इज़ याद हो सके, जैसे चैप्टर की जो वर्डिंग है, तो वो बिल्कुल वेल एंड गुड है, उसको आप ब्लैक मार्कर से या ब्लू मार्कर से हाईलाइट कीजिए, और नीचे फिर आप उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करें कि कैसे चैप्टर के अंदर ये सेंटेंस इस्तेमाल करके राइटर ने एक सस्पेंस या आयरनी का फैक्टर क्रिएट किया। देन अक्सर पूछा जाता है, एनालाइज द एलिमेंट्स ऑफ सस्पेंस एंड आयरनी इन द ओपन विंडो। देखें, ये पहले 2 क्वेश्चन सेम है,
इधर से कान को दाएं तरफ से पकड़ लिया, इधर से कान को बाएं तरफ से पकड़ लिया, ओनली डिफरेंस इज दैट। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करेक्टर स्केच ऑफ वीरा। वीरा जो है उस बच्ची का करेक्टर स्केच कि वो कितनी शार्प है, ठीक है, कितनी कॉन्फिडेंट है, और उसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल डायलेमा भी आपको नजर आता है कि वन वे और द अदर कि दूसरों को वो उस अपनी पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट दूसरों के ऊपर डाल के उसको कहीं तस्कीन का पहलू मिल रहा होता है, ठीक है। और ये चीज़ें आपने एग्जाम्पल्स के साथ बतानी है। शुरू में कैसे उसने पूछ लिया कि अच्छा आप तो मेरी आंटी को नहीं जानते, और आंटी के बारे में कैसे कहानी बुन ली, और जब वो चला गया भाग गया तो फिर उसने फ्रैम्पटन नटल के बारे में क्या हंसी कहानी बुन ली। तो ये सारे इवेंट्स बेटे आपको वीरा की कैरेक्टर स्केच के अंदर बहुत क्रूशल रोल प्ले करवाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बल्कि ये प्ले करते हैं, करवाएंगे नहीं। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ कंप्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द एसे द ओपन विंडो। ओपन विंडो का एक आपने कंपैरेटिव कंप्रिहेंसिव एनालिसिस, इसमें भी आपका ओवरऑल पहले दो क्वेश्चंस की तरह कंप्रिहेंसिव एनालिसिस आ जाएगा कि आपने एनालाइज करना है बार बार सस्पेंस और आयरनी और जो भी इस तरह के इवेंट्स मिलते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो बेटे वन वे और द अदर जितने भी चैप्टर्स हैं सब में समरी इज़ द मस्ट थिंग, ठीक है। इंशाल्लाह अगले 5 चैप्टर करवाने के बाद मैं आपको एक चीज़ तो अश्योर कर सकती हूँ कि पहले 10 to 11, मैं अक्सर लोग 10 कहते हैं, मैं 11 कहती हूँ, पहले 11 क्वेश्चन चैप्टर्स हैं उनकी अगर आपने समरीज बहुत अच्छे से कर ली है, ठीक है, तो और जो 5 पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको आपने बहुत अच्छे से देख लिया है, तो ये गारंटी बात है कि आपके जो प्रोज पोर्शन है उसमें बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं इंशाल्लाह। एनीवेज नेक्स्ट आगे चलते हैं। राइट ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, यानी कोई कैरेक्टर नहीं छोड़े। ओपन विंडो में आपने कैरेक्टर्स को नहीं छोड़ना, तीनों कैरेक्टर्स को आपने बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। तो इससे हम मैं पहले इसको डिस्कस करूँ फिर आपकी एक और बात बताती हूँ, जैसे मिसेस सैपलटन एंड फ्रैम्पटन। तो देखिए वीरा का स्केच भी हो गया, सैपलटन का भी हो गया, नटल का भी हो गया। तीनों के कैरेक्टर स्केचेस जो हैं वो उनकी बातों में झलकते थे कि कैसे वो इरिटेट था फ्रैम्पटन नटल कि बस ये इसकी बात मतलब वो जाहिर सी बात है वो आपकी उसकी नर्व्स पे सवार हो रही थी ना वीरा बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से फिर मिसेस सैपलटन का बिहेवियर कैसा होता है, जैसे घरेलू खवातीन होती हैं उनको पड़ी होती है सफाई सुथराई की। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में ज़रूर रखनी है जी। तो ये तो आपके पास बेटे कुछ पहले जो 5 चैप्टर्स हैं उनको मैंने डिस्कस कर लिया है। होपफुली आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज़ हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी उनको सॉर्ट आउट करने की। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी उसके लिए भी रेडी रहिएगा। उसमें मैं कोशिश करूँगी जो पास्ट पेपर के एसेस के टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लूँ और आप लोगों को कंपैरेटिवली बता दूँ कि BA और BSc के अंदर किस किस तरह के, मतलब मेरी कोशिश तो BSc की होगी, मैं थोड़ा सा उसको कंपेयर ज़रूर करूँगी BA से, कैसे जो है आपके एसेस आते हैं और आपका माइंड कैसे राउंड द क्लॉक रोटेट करना चाहिए हालात हाजरा के ऊपर, ठीक है। और एसे राइटिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं या किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप अपने एसे राइटिंग की स्टाइल को डेवलप कर सकते हैं और उसको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जाते जाते एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात आपको ज़रूर बताऊँगी कि जो अभी मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं आपके पास, जैसे आप देख सकते हैं द ओपन विंडो में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, हाउ टू लिव टू बी 200 में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसे ही द डैम ह्यूमन रेस में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इन 3 चैप्टर्स को आपने स्पेसिफिकली टारगेट करना है, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। वन वे और द अदर पेपर में ज़रूर घूम घुमा के कहीं ना कहीं इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। बाकी जो 2 चैप्टर उनको छोड़ना नहीं है आपने। ब्रोमाइड सल्फाइड्स बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वैसे भी आप लोगों को पता है ब्रोमाइड सल्फाइड्स, ठीक है, उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी तरीके से कुछ 4-5 उंगलियों पे याद रख लें कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स, वो अगर पेपर में आ जाता है क्वेश्चन तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से होगी, उसको आप बहुत अच्छे अटैम्प्ट कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद जो लास्ट लेसन है उसमें अखलाकी तौर पर आप उसको उर्दू से, नेशनल प्राइड से रेलिवेंट याद कर लें, ज़ाया नहीं जाएगा अगर पेपर में ना भी आया। आप यकीन रखें कि वो चीज़ पलट के वन वे और द अदर एसेस के पोर्शंस में कहीं ना कहीं या ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं वो रिलेट ज़रूर करती है। यही वाले टॉपिक्स होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के जो BSc के पेपर में बार बार पलट के रोटेट होके पूछे जाते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, stay blessed, Allah Hafiz।